Good evening, friends. Let us start the lecture from the difficulty first. The difficulty of a chapter number 1.5. जो हमने लास्ट किया था चैप्टर नंबर 1.5 फ्री कंसेंट, उसकी पहले डिफिकल्टी कर लेते हैं, बाद में वी विल अंडरस्टैंड द चैप्टर नंबर 1.6 एंड द चैप्टर नंबर 1.7 दैट इज ऑल अबाउट द वॉइड एग्रीमेंट. इट्स द बंडल ऑफ अ वॉइड एग्रीमेंट, जहां सारे वॉइड एग्रीमेंट को इकट्ठा किया गया है. तो पेज ओपन कीजिए अपने मटेरियल का, पेज नंबर है 58. पेज नंबर 58. क्वेश्चन नंबर 302. I am reading the question. Coercion include causing a fear. किसी के अंदर डर उत्पन्न करना, डराना. फिजिकल कंपल्सन, फिजिकल थ्रेट देना. मीनेंस टू द गुड्स, किसी का गुड्स ले लेना. सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर. डी इज अ करेक्ट आंसर हियर. Question number 305. The government issued an order of the attachment against the property of X for the recovery of the fine due from the Y, a son of X. This is the case of a coercion. अगर Y ने टैक्स नहीं भरा है तो गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर. Here, Mr. X, the government must take the property of a Mr. Y. अगर आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी ले लेते हो तो उसका मतलब हुआ डिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन अ अनऑथोराइज्ड मैनर, एंड देयरफॉर इट इज अ प्योरली द केस ऑफ अ कोर्सन. ठीक है. 307 on the same page. R, a Hindu widow was forced to adopt X under the threat that her husband corpus, corpus का मतलब है बॉडी, डेड बॉडी. वहां पे लिख लीजिए आप डेड बॉडी, so that it will be easy for you. Would not be allowed to be removed for a sermentation. जो अग्नि संस्कार होता है उसको sermentation बोलते हैं. Unless she adopt X, the adoption is avoidable since the consent is caused by the coercion. डेथ के बाद हस्बैंड का डेड बॉडी, that is considered as a property of the wife, and it amount as a unauthorized detention of the property. So then it will be a case of a coercion. Page number 59. Question number 311. To avoid a contract under the claim of a coercion, the Indian Penal Code should be in the force where the coercion is employed. ये गलत है. थ्रेट यानी धमकी कहीं से भी दी जा सकती है. इट इज नॉट नेसेसरी कि आदमी या पर्सन या पार्टी इंडिया में आके ही धमकी देगा. ही मे गिव यू अ थ्रेट फ्रॉम द आउट ऑफ इंडिया. वो कहीं बाहर से भी आपको धमकी दे सकता है. ठीक है ना. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द थ्रेट must be given at the place where the IPC is applicable. हाँ, लेकिन क्या होना जरूरी है? It must be a crime under the IPC. IPC के तहत वो गुनाह होना चाहिए. ठीक है. 316. A person is deemed to be in the position to dominate the will of another if the other person's mental capacity is affected by. अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट डी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और पूछते भी है कभी कभी कि सर एज इज अ वैलिड रीजन. लेकिन आप थियरी का पॉइंट पढ़ोगे ठीक से तो आपको पता चलेगा कि वहां पे लिखा है परमानेंट इफेक्ट ऑफ एज. एज का कभी टेम्पररी इफेक्ट नहीं होता है. आपका उम्र बढ़ता है
कभी कम नहीं होता है, ठीक है। सो दैट डी ऑप्शन इज अ इनकरेक्ट। द राइट ऑप्शन इज अ बॉडीली डिस्ट्रेस, कोई भी प्रेशर की वजह से। सो ए इज द करेक्ट आंसर। पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 324। As supplies to the banker for a loan when the money market is a very strange। मनी मार्केट बहुत डिफिकल्ट होता है मनी प्रोक्योर करना, तब वहां पे अप्लाई करता है बैंक में। बैंकर सेज दैट द लोन कुड बी प्रोवाइडेड ओनली एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एक्सेप्ट टू सच अ हाई इंटरेस्ट एज कंसेंट इज नॉट ऑब्टेन बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ बैंकर और एस का रिलेशन कैसा होता है? The relation is like the creditor and the debtor, and what we have learned, between the creditor and the debtor we cannot assume the dominance of a will। Question number 328, which of the following relation raise presumption of the undue influence? The right answer or a correct answer is option number C, fiance and fiancée। हस्बैंड और वाइफ में अलग बात है, शादी हो चुकी है, लेकिन फियांस और फियांसी के बीच में शादी नहीं हुई है, बट दे हैव जस्ट एंगेज। जो लोग एंगेज हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फियांस फियांसी, जिसकी मंगनी हो चुकी है, शादी बाकी है। अब यहाँ पे कोई एक पार्टी डोमिनेट हो सकती है, वो सामने वालों को ऐसा बोल सकती है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी मंगनी तोड़ दूंगा। So, fiance and fiancée is a relation where we can assume or presume the dominance of a will। Page number 62, question number 345, where A says to the B, if you do not deny it, deny का मतलब है मना करना, ना करना। I shall assume that the horse is sound। If the horse is unsound and A says nothing, there is a fraud। Because यहाँ पे A का ड्यूटी बनता है, usually silence is not the fraud, silence fraud नहीं माना जाता है। But do you remember that we have also learned about the exception of it? हमने उसके exception या तो अपवाद भी सीखे हैं। When the circumstances are such that the person is required to speak, and if he does not speak, then silence amount as a fraud। यहाँ पे ऐसे हालात हो चुके हैं जहाँ ए को बोलना कंपलसरी था और ए नहीं बोलता है, तो क्या हो गया? साइलेंस इज अ फ्रॉड। क्वेश्चन नंबर 349, यहाँ पे एक्स कुछ शेयर खरीदता है। एक्स बॉट अ शेयर्स इन अ कंपनी ऑन द फेथ ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। सबको पता ही होगा प्रोस्पेक्टस क्या है। कंपनी शेयर्स पब्लिक ऑफर करने से पहले इन्विटेशन देती है, उसको हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। दैट कंटेन एन अनट्रू स्टेटमेंट, उसमें एक गलत स्टेटमेंट है। एज टू द डायरेक्टरशिप ऑफ अ जे, वहां पे लिखा है प्रोस्पेक्टस में कि जे नाम का कोई आदमी ये कंपनी में डायरेक्टर है। एक्स हैड नेवर हर्ड ऑफ अ जे, एक्स ने कभी भी जे के बारे में सुना नहीं है। एंड हेंस सच अ स्टेटमेंट वाज अ इमटेरियल। इमटेरियल का मतलब होता है यहाँ कोई काम का नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रॉम हिज व्यू पॉइंट, एक्स क्लेम द डैमेज फॉर अ फ्रॉड। अगर जे यहाँ पे डायरेक्टर नहीं है, लेकिन ऐसे ही प्रोस्पेक्टस में लिखा है, फिर भी फ्रॉड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल फैक्ट है जिसपे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दैट इज नॉट बेस्ड अपॉन द whether the J is a director or not, because the X has never heard about the J। X ने कभी भी J के बारे में नहीं सुना है, तो ये मटेरियल फैक्ट नहीं है। So we can say there was a no fraud at all। Page number 63, question number 361, ये भी कंपनी के प्रोस्पेक्टस पे आधारित है। A company's prospectus stated that it had the right to use the steam power to run its tramway provided the government authorities
consent was obtained. This statement was made on the belief that the government would grant the consent. यह स्टेटमेंट कौन से बेस पे किया गया है कि गवर्नमेंट परमिशन देगा, गवर्नमेंट लाइसेंस देगा, गवर्नमेंट कंसेंट देगा. बट परमिशन वॉज नॉट ग्रांटेड एंड द कंपनी हैड टू बी वाउंड अप. कंपनी बंद कर देना पड़ा. इन दिस केस द डायरेक्टर्स आर गिल्टी ऑफ अ मिसरिप्रेजेंटेशन. स्टेटमेंट गलत है, लेकिन डायरेक्टर को पता नहीं है कि वो गलत होगा या सही होगा. दे बिलीव इट टू बी ए ट्रू. उनको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट लाइसेंस देगा, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने लाइसेंस नहीं दिया. तो इसको हम फ्रॉड नहीं बोल सकते हैं. वी कैन कंसिडर इट एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन. रिमेंबर, फ्रॉड इज ऑलवेज विद द नॉलेज, ऑलवेज विद द इंटेंशन, बट misrepresentation is without the knowledge, without the intention. क्वेश्चन नंबर 362. उसके बाद का ही क्वेश्चन बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से. मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. सोहन induced the Suraj to buy his motorcycle, saying that it was in the very good condition. बहुत अच्छा बढ़िया मोटरसाइकिल है ऐसा बता के उसने मोटरसाइकिल बेच दी. After taking the motorcycle, Suraj complained that there was a many defect in the motorcycle. सूरज को बाद में पता चलता है कि इसमें तो बहुत सारी डिफेक्ट है. Sohan proposed to get it repaired and promised to pay 40% of the cost of the repairs. After a few days, the motorcycle did not work at all. In this case, Suraj, आंसर आएगा B, has affirmed. affirm का मतलब होता है given the consent, accepted to the contract and cannot resign. resign का मतलब होता है cancel. अब यहां पे फ्रॉड हुआ, ठीक है. सोहन ने सूरज को गलत बताया, यहां पे फ्रॉड हुआ. फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? either the party can continue with it, either a party can cancel it. ये दो में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है सामने वाले को. अब यहाँ पे सूरज क्या कर रहा है? सूरज अग्री होता है किसके लिए? सोहन से, कि अगर तुम मुझे इसका एक्सपेंसेस दे सकते हो तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करूंगा. तो उसका मतलब क्या हुआ? उसने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट कर लिया. और एक बार वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट करते हो, देन यू डोंट हैव अ ऑप्शन टू गो बैक एंड अगेन कैंसिल इट. ठीक है. पेज नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 369. 369 और 370 मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है यहाँ पे, ठीक है. एन केम इन द पर्सन टू अ ज्वेलर शॉप एंड चूज द सम ज्वेल. वो कोई ज्वेलरी की दुकान में जाता है, कुछ गहने खरीदता है. द ज्वेलर वॉज प्रिपेयर्ड टू सेल टू हिम एज अ कैजुअल कस्टमर. जैसे कोई कस्टमर आता है और खरीद के चला जाता है, वैसे ही उसको बेचता है. एन टेंडर्ड द पेमेंट बाय द चेक साइनिंग द नेम ऑफ अ जी. उसका मतलब क्या हुआ? एन ने फ्रॉड किया. एन ने क्या किया? फ्रॉड किया, किसी दूसरे के नाम में चेक साइन किया. अ पर्सन ऑफ अ क्रेडिट, जिसका बहुत रेपुटेशन था. एन लेटर टुक द ज्वेल. एन ने बाद में ज्वेलरी ले ली, गहने ले लिए. विच ही प्लेज. प्लेज का मतलब है गिरो रखना. वेन एन लेटर टुक द ज्वेल्स विच ही प्लेज विद द बी. द प्लेज मेड विद द बी. अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? ये जो गहने उसने गिरो रखे हैं किसके पास? बी के पास. वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड. अब बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड क्यों है. यहाँ पे प्लेज करता है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट है या कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है? कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है. हम आगे बढ़ चुके हैं. एनी कोलेटरल ट्रांजेक्शन टू द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड. तो पहला कॉन्ट्रैक्ट कैसा था? किसके साथ? पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? एन ने पहला कॉन्ट्रैक्ट किया ज्वेलर के साथ.
वो कैसा था, फ्रॉड वाला था, तो वो कैसा हुआ, वॉइडेबल हुआ। वॉइडेबल के साथ वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है, वैलिड होता है। तो प्लेज वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए वैलिड है। लेकिन आप जब 370 पढ़ते हो तो उसमें लास्ट लाइन रेफर कीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सिमिलर, बाकी का सब ऐसा का ऐसा ही है। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन एंड ज्वेलर। अब यहाँ पे एन और बी के बारे में नहीं पूछा है, एन और ज्वेलर के बारे में पूछा है, तो वो कैसा होगा, वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ अ फ्रॉड। एन ने ज्वेलर को गलत चेक दिया तो क्या हुआ, फ्रॉड हुआ, और फ्रॉड होता है तो कैसा होता है, वॉइडेबल होता है। पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 380। P wrote to the H, inquiring the price of a rifle, suggesting that he might buy as many as 50. ये लेटर लिखता है और प्राइस डिमांड करता है कि तुम कितनी प्राइस में उसको बेचोगे, राइफल को। शायद मैं 50 राइफल खरीदूं। ऑन रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ही टेलीग्राम, सामने वाला जब उसको लेटर मिलता है तो टेलीग्राम करता है, सेंड 3 राइफल। ठीक है, जब प्राइस मिलता है तो सामने वाले को वो टेलीग्राम करता है, सेंड द 3 राइफल। ड्यू टू द टेलीग्राफिक मिस्टेक, टेलीग्राफ करने वाला आदमी होता है, उसकी गलती होती है। द मैसेज वॉज ट्रांसमिटेड एज सेंड द राइफल। 3 नाम का शब्द है वो निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गलती होती है। गलती कितने लोग से होती है, दोनों लोग से होती है। आगे पढ़िए। एच डिस्प्लेड द 50 राइफल्स। अब उसने क्या गलती की, उसने आगे जो 50 राइफल्स की इंक्वायरी की थी उसके बेस पे उसने मान लिया कि इसको 50 राइफल्स ही चाहिए, तो उसने ये गलती की। और जो टेलीग्राम करने वाला आदमी था उसने 3 नाम का शब्द निकाल दिया, तो वहां से भी गलती हुई। इट इज कंसिडर्ड एज अ बायलेटरल मिस्टेक, एंड बायलेटरल मिस्टेक डज नॉट क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर क्या आएगा, देयर इज अ नो कॉन्ट्रैक्ट। पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 425। A money lender advances ₹100 to the B, an agriculturist, and by undue influence induce a B to execute a bond for ₹200 with the interest at the rate of a 6% per month। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट है काफी हाई है, 6% पर एनम नहीं है, 6% पर मंथ है। द कोर्ट में सेट असाइड द बॉन्ड। अब ये प्योरली क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या हो सकता है, पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, या तो उसने कोर्ट में अप्लाई किया तो कोर्ट उसको कैंसिल कर सकता है, या तो रीजनेबल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही में सेट द बॉन्ड असाइड ऑर्डरिंग द बी टू रीपे ₹100 विद सच इंटरेस्ट एज में सीम जस्ट। कोर्ट को जितना प्रॉपर लगेगा, एप्रोप्रिएट लगेगा, उतना इंटरेस्ट रेट कोर्ट बोलेगा। ठीक है, तो ये जो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। 5-10 मिनट में अभी रख रहा हूँ, फिर बाद में हम लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने होमवर्क नहीं किया है या तो आपके पास डिफिकल्टी नहीं है।
हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ आपको, सुन रहा हूँ। Will you repeat the page number and the 416? Okay. I am reading the question number 416 on a page number 69. A. By fraudulent representation, got signed a gift deed from B in his favor, representing it to be the power of attorney. The gift deed is a void. अब गिफ्ट डीड की जगह क्या निकलता है? पावर ऑफ अटॉर्नी की जगह क्या, जो उसने साइन किया वो इंस्ट्रूमेंट, वो क्या मान रहा है? ही बिलीव इट टू बी अ पावर ऑफ अटॉर्नी, लेकिन दरअसल वो क्या है? गिफ्ट डीड है. दैट मीन्स हियर देयर इज अ मिस्टेक विथ रिगार्ड टू द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मिस्टेक है, तो इवन दो इट इज अ यूनिलेटरल मिस्टेक, द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइड. अगर आप लास्ट पॉइंट पढ़ोगे बिफोर द थियरी एंड्स, जो डिफरेंस दिए गए हैं आपको, उससे पहले जो आप पॉइंट पढ़ोगे, मैं पेज नंबर आपको बताता हूं. पेज नंबर है 56, जहां पे लास्ट पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट इज नाइदर वॉइड और अवॉइडेबल एक्सेप्ट. तो ये कैसे एक्सेप्शन में है? एक्सेप्ट इट इज अ मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एज अ नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और अ मिस्टेक विथ रिगार्ड टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन. तो अगर नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, इवन दो इट इज अ यूनिलेटरल मिस्टेक. मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा. हेलो सर, बोलिए बेटा. पेज नंबर 24, पेज नंबर 24. यस, क्वेश्चन नंबर 145. पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 145. B sent a draft agreement relating to the supply of a coal and coke to the manager of a railway company for his acceptance. यहाँ क्या किया जाता है? कोई एक आदमी ऑफर भेजता है, किसके लिए? उसके एक्सेप्टेंस के लिए, किसी मैनेजर को. आगे पढ़ता हूं मैं, ध्यान दीजिए. द मैनेजर रॉट, मैनेजर उस पर लिखता है अप्रूव्ड ऑन द सेम एंड पुट द ड्राफ्ट इन हिज टेबल ड्रोवर. और वो इतना लिखने के बाद वो पेपर को अपने ड्रोवर के अंदर डाल देता है, रख देता है. इंटेंडिंग टू सेंड इट टू द कंपनी सॉलिसिटर एंड फॉर अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बी ड्रोन अपॉन बाय ओवरसाइट. बाय ओवरसाइट मीन्स दिमाग में से निकल गया, भूल गया. द ड्राफ्ट अग्रीमेंट रिमेन इन द ड्रोवर. अब गलती से वो जो उसने एक्सेप्ट करके लिखा था वो अपने ड्रोवर में ही रह जाता है. अब क्या हम उसको एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं? नहीं. एक्सेप्टेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कहाँ पे हुआ? अगर आप कोई चीज दिमाग में हाँ बोल देते हो कि हाँ मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, और सामने वाले को बताते नहीं हो, तो एक्सेप्टेंस हो गया. तो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा. तो राइट ऑप्शन इज बी, नॉट एन अग्रीमेंट. यहाँ एग्रीमेंट नहीं होता है, क्योंकि एग्रीमेंट तभी होता है जब ऑफर एक्सेप्ट होता है. नॉट एन अग्रीमेंट एज द एक्सेप्टेंस वॉज नेवर कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर. प्रपोजर का मतलब है ऑफर. थोड़ा धीरे बोलिए. 380, 381. ओके. पेज नंबर 65. Everybody will pay the attention here. पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 381. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द टेबल नैपकिन वेर सोल्ड एट द ऑक्शन. ऑक्शन का मतलब होता है
कि जैसा गुड्स रखा है वैसा का वैसा ही गुड्स। ऑक्शन को अक्सर सेकंड्स का सेल बोला जाता है, ठीक है। विद द क्रेस्ट ऑफ अ चार्ज, ये एक नाम है क्वालिटी का, ठीक है। एंड द ऑथेंटिकेट प्रॉपर्टी ऑफ दैट मोनार्च। अब ये टेबल नेपकिन है, कुछ ऑक्शन में रखा जाता है। ऑक्शन में उसके ऊपर या लेबल लगाया जाता है या तो इन्फॉर्म किया जाता है कि ये चार्ल्स नाम का राजा है, किंग है, वो यूज करता था, ठीक है। बट नेपकिन वेर ओनली द जॉर्जियन का मतलब है एक दूसरी तरह की क्वालिटी। द एग्रीमेंट इज वॉइड ड्यू टू द मिस्टेक। अब यहाँ पे क्या होता है, मिस्टेक होता है। मिस्टेक विथ रिगार्ड टू व्हाट, मिस्टेक विथ रिगार्ड टू द क्वालिटी ऑफ अ गुड्स। तो हम यहाँ पे बोलेंगे मिस्टेक एज टू द क्वालिटी ऑफ अ गुड्स इज एप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि सही में ये नेपकिन जॉर्जियन क्वालिटी के नहीं है, लेकिन सॉरी चार्ल्स वन की क्वालिटी के नहीं है, लेकिन जॉर्जियन क्वालिटी के है। अब यहाँ पे इंग्लिश नाम दिए हुए हैं, इसीलिए ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपको एक गुड्स खरीदने निकले हो एक्स ब्रांड का, ठीक है, और आपको वो ब्रांड वाई लगता है, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मिस्टेक बोलूंगा, ठीक है। तो वैसा ही केस यहाँ पे है। डोंट गो ऑन द इंग्लिश वर्ड्स। ये जो बड़े बड़े लंबे लंबे नाम दिए हैं ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इज इट क्लियर? आगे बताइए अगर क्वेरी है तो। सुन रहा हूँ आपको, हेलो, सुन रहा हूँ, बोलिए आप। 408 या पेज नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 408। A told B that 1C would be the direction of a company. It's not a direction, it is a director, right? A believed this information to be a true. अब यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, वो खुद भी क्या मान रहा है कि ये सही है। But he had obtained it not directly from the C, but from the another person D. अब ये जो दो तीन लाइन है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। द इंफॉर्मेशन प्रूव टू बी अ फॉल्स। वाकई में इंफॉर्मेशन कैसा होता है, गलत है। इन दिस केस ए स्टेटमेंट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ द पॉजिटिव अनवारंटेड स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट उसने क्या मान के दिया था, सही है मान के दिया था। तो टेक्निकल लैंग्वेज में कभी कभी इसको पॉजिटिव अनवारंटेड स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट उसने पॉजिटिव या सही मान के किया था, लेकिन इट इज नॉट करेक्ट, तो इसीलिए हम अनवारंटेड भी लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा वो क्या होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, फॉल्स है, लेकिन वो क्या मान रहा था, वो उसको सही मान रहा था, ठीक है। तो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। बोलिए बेटा, सुन रहा हूँ आपको। 409। ओके। एनी ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी विच विदाउट एनी इंटेंट टू डिसीव। अब यहाँ से आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक रूल बताता हूँ छोटा सा। अगर कोई आदमी अपनी फर्ज से मुकर जाता है, भूल जाता है, ठीक है, विदाउट एनी इंटेंशन, अब जहां भी आप ऐसा पढ़े विदाउट एनी इंटेंशन, तो वो क्या बन जाता है, इट इज ऑलवेज अ केस ऑफ अ मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर किसी आदमी को अगर याद नहीं रहता है या भूल जाता है कि ये मुझे काम करना था, ठीक है, ड्यूटी ऑब्लिगेशन जिसको हम फर्ज बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उसने ये जानबूझ के या तो नॉलेज के साथ नहीं किया है, ठीक है। तो जब भी आप पढ़े, क्या पढ़े, एनी अ ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी,
विदाउट एनी इंटेंशन। आप आगे कुछ मत पढ़िए, इट इज ओनली द मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा? सुन रहा हूं, सुन रहा हूं, बोलिए बेटा। ओके, पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 423। ए इंटेंडिंग टू डिसीव दी, डिसीव का मतलब होता है चीट करना। ठीक है, आप वहां लिख सकते हो वरना भूल जाओगे। ए इंटेंडिंग टू डिसीव द बी falsely represent that 5,000 bags are made monthly at the A's factory। ए बी को क्या बताता है कि मेरी फैक्ट्री में हर रोज 5,000 बैग्स बनती है, एंड thereby induce the बी टू बाय द फैक्ट्री, और वो उस तरह से उसको इम्प्रेस करके बी को फैक्ट्री खरीदने पे मजबूर कर देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? फ्रॉड हुआ नहीं यहाँ पे। इज इट अ क्वेश्चन ऑफ फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द फ्रॉड। यहाँ पे फ्रॉड होता है। तो फ्रॉड होने से कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वॉइडेबल। अब किसके साथ फ्रॉड हुआ है? बी के साथ। तो कौन डिसाइड करेगा वॉइडेबल? बी डिसाइड करेगा। इट इज अ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अ बी। आपको समझ में आया? थैंक यू। 419, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, शायद ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से बनाया गया है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही एप्लीकेबल होता है। वेदर द इंडियन पीनल कोड, जिसको हम आईपीसी बोलते हैं, इज और नॉट इन अ फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोर्सन अप्लाइड इज इमटेरियल। इमटेरियल का मतलब होता है नॉट इम्पोर्टेंट। कोर्सन के लिए दैट मीन्स थ्रेट, धमकी के लिए, धमकी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां से धमकी दी हो वहां पे आईपीसी इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, मुझे कोई दुबई से धमकी देता है फोन पे, तो ये आईपीसी है, इंडिया का एक्ट है, वो तो इंडिया में ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन एज आई एम गेटिंग द थ्रेट, थ्रेट इज नोन एज अ क्राइम अंडर द आईपीसी। एक्ट क्या बोलता है कि वो एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी? थ्रेट का एक्टिविटी आईपीसी में क्राइम है। इसलिए आपको थ्रेट मिलता है, कहीं से भी मिलता है, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ कोर्सन। कहां से मिलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि फोन करने वाला थोड़े ही सब टाइम बताएगा आपको कि मैं यहाँ से फोन कर रहा हूँ, या आपके घर से बाजू में से फोन कर रहा हूँ, या मैं आपको जानता हूँ। वो तो ऐसे बिना नाम बताए भी धमकी दे सकता है। ठीक है ना? व्हाट वी हैव लर्न, द कोर्सन कैन बी गिवन बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर पर्सन, कोई भी आदमी दे सकता है। ठीक है ना? हाँ जी, सुन रहा हूँ बेटा। ओके, 424। अब जो 423 हमने अभी समझा, ठीक है, वो आपने भी समझा होगा। इट इज अ लिटिल बिट मॉडिफाइड। वहां पे 424 में मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, फिर भी मैं आपको पूरा बताता हूं। ए बाय मिस रिप्रेजेंटेशन लीड द बी erroneously to believe that the 5,000 bags are made monthly at the S factory। वो क्या बताता है कि मेरी फैक्ट्री में हर रोज 5,000 बैग बनते हैं। बी एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ द फैक्ट्री विच शोज ओनली द 4,000 बैग्स। अब यहाँ पे आप अंडरलाइन कीजिए, उसका मतलब क्या हुआ? अब ये केस एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। ठीक है ना? फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में हम क्या समझते हैं
हम समझते हैं कि सामने वाला भी उसको बिलीव करता है। अब यहाँ आपने अकाउंट चेक किया है और आपको पता चला है कि 4000 है, तो आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि 5000 बैग बन रहा है? तो यहाँ पे वॉइडेबल नहीं होगा। व्हाट वी कैन से दैट द पार्टी वॉज अवेयर अबाउट द ट्रूथ। पार्टी को पता था कि ट्रूथ क्या है। सुन रहा हूं। थ्री 118 ओके। पेज नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 318। वी अ मैन एनफीबल्ड बाय द डिसीज। ये एक रोग का नाम है, जहां आप ऐसा बोल सकते हो कि जिसको कम दिखाई देता है या ज्यादा पता नहीं चलता है। और एज इज इंड्यूस्ड बाय द सीज इन्फ्लुएंस ओवर हिम। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, तो आपके दिमाग में इतना पढ़ते हो तो आपको उतना पता चल जाना चाहिए कि देयर कुड बी द एप्लीकेशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। एज इज मेडिकल अटेंडेंट। मेडिकल अटेंडेंट का मतलब है नर्स या तो डॉक्टर, ठीक है। टू अग्री टू पे अ सी एन अनरीजनेबल सम। तो यहाँ अनरीजनेबल सम से भी पता चलना चाहिए आपको कि द क्वेश्चन इज टॉकिंग और इंडिकेटिंग अबाउट द अनरीजनेबल प्रॉफिट फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विसेज। हियर सी एम्प्लॉय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर मेडिकल अटेंडेंट की जगह मैं ऐसा मान लू या ऐसा रिप्लेस कर लू कि डॉक्टर, और जो पर्सन को डिसीज है उसकी जगह पे मैं लिखता हूं वहां पे पेशेंट, तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या हो सकता है? देयर इज अ चांस। रिमेंबर, देयर इज अ चांस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। और वो क्या कर रहा है यहाँ पे? ही इज गेटिंग द अनरीजनेबल चार्जेस, ठीक है, और उसको इन्फ्लुएंस करके। तो ये प्योरली केस हुआ अनड्यू इन्फ्लुएंस का। I am listening, dear. Tell me the question. Yeah, 426, page number 70. क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। A agreed to sell to the B a specific cargo of a goods supposed to be on its way from Japan to Kolkata. It turned out that before the day of a bargain in the ship conveying the cargo had been cast away. अब जिस दिन पे ये गुड्स देना था, बार्गेन करके उसमें लोड करना था, उससे पहले शिप चला जाता है। कास्ट अवे का मतलब है शिप हैज स्टार्टेड द सेलिंग, चला जाता है। एंड द गुड्स लॉस्ट। नाइदर पार्टी वाज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। अब दोनों पार्टी में से किसी पार्टी को पता नहीं था कि ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा? किसी पार्टी को पता नहीं है, उसका मतलब है बायलैटरल मिस्टेक। और जब भी बायलैटरल मिस्टेक होता है तो देन अग्रीमेंट इज अ वॉइड, इट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑप्शन ए, अग्रीमेंट इज अ वॉइड, इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 430. Again, what we have understood earlier, just someone has asked me the question of it is based upon the same. Babla is the name of the person. Enfeebled by the disease, is induced by the Changla's influence as his medical attendant. Same है dear. जो आगे हमने पढ़ा ये क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन।
It is very much similar to the same question. And again here in the question itself is specified higher amount of charges. उसका मतलब क्या हुआ? There is a undue influence. मेडिकल अटेंडेंट का मतलब है डॉक्टर, और पेशेंट को हम यहाँ क्या बोलेंगे? बाबला, इनफीबल्ड बाय द डिसीज. Which of the following is not an essential element of a undue influence? इसमें से कौन सा एलिमेंट undue influence में नहीं होता है? अब सारे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा. मैं जो करेक्ट आंसर है वो आपको समझाता हूँ. डी इज द करेक्ट आंसर. वन पार्टी मस्ट बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन. डोमिनेंट पोजीशन में होना चाहिए. कोमा आगे भी है. बट he may or may not use his position to obtain the unfair advantage over the weaker party. अब यहाँ पे ऑप्शन है he may or may not. तो उसका मतलब ये हुआ कि वो अपना डोमिनेंट पोजीशन से वो इन्फ्लुएंस कर भी रहा है या नहीं कर रहा है. नहीं कर रहा है तो मैं कैसा एंटी इन्फ्लुएंस बोलूंगा? तो ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत है. बाकी के जो ऑप्शन है ए, बी और सी, दीज आर द करेक्ट ऑप्शन. वेलकम. Okay, let us start the chapter number 1.6 and 1.7. ठीक है. These are all about the void agreement. यहाँ पे सब void agreement को कलेक्ट किया है और एक चैप्टर में दिया है. When the any agreement, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, when any agreement is having a unlawful object or a unlawful consideration. I am talking about the two subject matter. When any agreement is having a unlawful object, object का मतलब होता है हेतु, purpose. ठीक है. When any agreement is having a unlawful object or a unlawful consideration, the agreement is known as a void agreement, which is given under section 23. ये चीज सेक्शन 23 में लिखी गई है. अब क्वेश्चन ये होता है कि when the object or a consideration of the agreement is known as a unlawful agreement. कब ऐसा बोल सकते हैं कि ये अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट गलत है या तो अनलॉफुल है? आइए समझते हैं डिटेल में. पॉइंट नंबर 1, वेयर द एनी अग्रीमेंट इज फोरबिडन. फोरबिडन का मतलब होता है प्रोहिबिटेड. When any agreement is forbidden by the any of the act or any of the rules or regulation or any of the laws. कोई भी कायदे कानून में कोई भी एग्रीमेंट के लिए मना किया गया है, वो एग्रीमेंट में हम क्या बोलेंगे? वो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है. ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा तभी तो उसको मना किया होगा. ठीक है. दूसरा समझते हैं. एनी अग्रीमेंट विच इफ एक्टेड अपॉन, जो अगर एप्लीकेबल हुआ या ऐसा किया गया तो. एनी अग्रीमेंट विच डिफीट, डिफीट का मतलब होता है वायोलेट, उसका मतलब होता है ब्रीच. एनी एग्रीमेंट विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी रूल्स, रेगुलेशन और एनी अदर एक्ट. अगर आप कोई ऐसा काम करते हो या ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हो जिसके करने पे, एग्रीमेंट करने पे कोई भी कानून का ब्रीच होता है, वायोलेशन होता है, तो दिस एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड एज अ एग्रीमेंट हैविंग द अनलॉफुल ऑब्जेक्ट. जैसे कि ए एंड बी डिसाइड टुगेदर टू एंटर इनटू द पार्टनरशिप. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप हियर? They wanted to enter into the partnership agreement because they wanted to avoid the tax. उनको कर चोरी करना है. ठीक है. पार्टनरशिप बिजनेस इज अलाउड बट
not for the purpose of tax avoidance. So this kind of agreement where any activity under the agreement is unlawful, is defeating, is violating any provision of the act, it is said as a void agreement. तो ये agreement को हम क्या बोलेंगे? Void agreement बोलेंगे. Point number 3, any agreement which create injury to the person or to the public property. कोई भी agreement करने से, कोई भी समझौता करने से अगर किसी भी व्यक्ति को नुकसान होता है या किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है या होता है, तो वो अग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? वो अग्रीमेंट को हम बोलेंगे वॉइड अग्रीमेंट है. जैसे कि ए अगर बी को बोलता है कि तू 3 बॉम्ब रखेगा, पूरे शहर में तुम 3 बॉम्ब रखेगा, then I will pay the 50,000. Now what will happen if the bomb blast? Then either the public will be having some danger or injury, or public property will be damaged. अगर पब्लिक को नुकसान नहीं होगा तो पब्लिक की किसी प्रॉपर्टी को बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से नुकसान हो सकता है. तो ये अग्रीमेंट कैसा है? द अग्रीमेंट इज मीनिंग अ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट. ठीक है, और ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? वॉइड अग्रीमेंट बोलेंगे. एनी अग्रीमेंट विच इज अ फ्रॉडुलेंट. फ्रॉडुलेंट का मतलब आपको पता है चीटिंग. कोई अग्रीमेंट जिसमें लोगों को चीट करने की बात है, उल्लू बनाने की बात है, ठीक है, बेवकूफ बनाने की बात है, तो वो अग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट इज अ फ्रॉडुलेंट. अब बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे ये क्वेश्चन रहता है कि सर आगे वाले चैप्टर में 1.5 में भी आपने यही बताया था कि व्हेन द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉड. याद कीजिए, वहां एग्रीमेंट फ्रॉडुलेंट नहीं था, वहां पे हमने किसी की कंसेंट फ्रॉड से ली थी. देयर इज अ डिफरेंस इन ऑब्टेनिंग द कंसेंट बाय वे ऑफ फ्रॉड एंड देयर इज अ डिफरेंस इन अग्रीमेंट इटसेल्फ इज अ फ्रॉड. ठीक है, 2 आदमी इकट्ठा होते हैं और आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोगों को उल्लू बनाएंगे, लोगों को चीट करेंगे और जो चीटिंग से पैसा मिलेगा वो 50-50 डिवाइड कर लेंगे. तो क्या हुआ? दिस इज अ अग्रीमेंट विच इज अ फ्रॉडुलेंट. यहाँ किसी की आप कंसेंट फ्रॉड से नहीं ले रहे हो. whenever there is a consent obtained by way of fraud, there is a voidable contract. And when the agreement itself is a fraudulent, agreement is a void. तब agreement void होता है. Point number 5. When any agreement, court consider it as immoral. Immoral का मतलब होता है against the moral. अब against moral ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वहां पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए अगेंस्ट द सोसाइटी स्टैंडर्ड. समाज के जो रीति रिवाज है, नियम है, कायदे कानून है, उसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द सोशल स्टैंडर्ड. एक अच्छा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं. ये अग्रीमेंट अगेंस्ट द अग्रीमेंट विच कोर्ट कंसिडर्ड एज ए इमोरल. कोई भी अग्रीमेंट जिसको कोर्ट इमोरल है ऐसा बोल सकती है. आपने थोड़े दिन पहले टीवी में न्यूज में सुना होगा कि संजय दत्त हैज गॉट मैरिड विद द मान्यता. ठीक है, और उसके बाद दूसरे दिन ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी. कोई कोर्ट में संजय दत्त को नोटिस दिया था कि यू आर ऑलरेडी मैरिड, योर डाइवोर्स पेपर इज नॉट क्लियर, हाउ कैन यू मैरी विद समवन एल्स. ठीक है ना. तो संजू बाबा क्या बोले? संजू बाबा बोले ये तो रिहर्सल है. तो एनी अग्रीमेंट टू मैरी विद समवन एल्स इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट यू आर मैरिड इज कंसिडर्ड एज अ इमोरल. सीधी सादी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि 2 बीवी करना, 2 शादी करना, किसी अगली शादी में डाइवोर्स दिए बिना, वो क्या है? इमोरल है इन हिंदू एक्ट. अगर आप मुस्लिम एक्ट की बात कर रहे हो तो देयर 3 वाइफ्स आर अलाउड. वहां 3 बीबी तक अलाउड है. ठीक है. एनी अग्रीमेंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी.
एनी अग्रीमेंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अब शायद आप इकोनॉमिक्स में, जिसको आप अर्थशास्त्र बोलते हो, शायद आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो कि पब्लिक पॉलिसी क्या है। पब्लिक वर्ड इज नॉट डिफाइंड, तो पब्लिक को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एनीथिंग विच इज फॉर द बेनिफिट और अ पब्लिक गुड इज नोन एज अ विद इन द पब्लिक पॉलिसी। जो पब्लिक के फायदे के लिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद इन द पब्लिक पॉलिसी। और जो पब्लिक के अगेंस्ट में होती है, विच इज हार्मफुल टू द पब्लिक एट लार्ज, इज नोन एज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो उसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एग्रीमेंट जो पब्लिक के लिए खतरा हो, डेंजर हो, या खतरा क्रिएट कर सकता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी विल से इट एज एग्रीमेंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। एंड एनी अग्रीमेंट विच इज द अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी इज नोन एज अ वॉइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। आप पूछोगे सर गिव अस द एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, आपकी स्पाइरल में भी दिया हुआ है। एग्रीमेंट, दिस ऑल द एग्जाम्पल आर द एग्रीमेंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, पहला, एनी अग्रीमेंट ऑफ डूइंग द ट्रेडिंग और अ बिजनेस विद द एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। किसका दुश्मन, मेरा या आपका? नहीं, कंट्री का एनिमी। किसका एनिमी, कंट्री का एनिमी। If you agree to do the business of the business with the enemy of a country, this is not the beneficial to the public. वो पब्लिक के साथ फायदेमंद नहीं होगा, और इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर वॉइड। अगर आप बोलते हो कि मुझे दाऊद के साथ बिजनेस करना है, लेट अस हैव अग्रीमेंट, तो वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं है। दिस अग्रीमेंट इज अ वॉइड। दूसरा, एनी अग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम, किसी भी गुनाह करने का अग्रीमेंट। जैसे आप बी को बोलते हो कि अगर तू सी का मर्डर करेगा तो आई विल पे यू द 10,000 रुपीज। हियर एनी पर्सन विल बी किल्ड, उससे क्या होगा, किसी की जान चली जाएगी। दैट इज नॉट ऑल्सो गुड फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक, एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर वॉइड। Any agreement, point number 3, any agreement interference or creating the interference with the course of a justice. Justice का मतलब है न्याय। Interference का मतलब होता है बाधा करना, अड़चने क्रिएट करना, बैरियर और hurdles. Remember, every person is having a right of getting the justice. That is our fundamental right. सबको न्याय मिलना चाहिए, और न्याय मिलना सबका मूलभूत अधिकार है। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ करते हो जिससे किसी को न्याय नहीं मिलता है, जो न्याय के हकदार वाला हो, तो देन यू आर नॉट डूइंग समथिंग इन द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, एंड देयरफॉर द अग्रीमेंट विल बी नोन एज अ वॉइड अग्रीमेंट। जैसे कि आप किसी विटनेस को खरीद लेते हो कि तू कोर्ट में ऐसा ही बोलेगा जितना मैं कहूँ ऐसा, झूठ बोलेगा, एंड आई विल पे यू द 10,000 रुपीज। उससे क्या होगा, उससे किसी को न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ वॉइड अग्रीमेंट। स्टीफलिंग द प्रोसिक्यूशन नेक्स्ट है, वहां आप अपने स्पाइरल में बाजू में ब्रैकेट पे लिखेंगे, स्टीफलिंग द प्रोसिक्यूशन का मतलब है किसी गुनेगार को गलत तरह से छोड़ देना, टू रिलीज द क्रिमिनल अननेसेसरीली, टू रिलीज द क्रिमिनल अननेसेसरीली। ठीक है, द बैंक रॉबर, जो आदमी ने बैंक लूटा है, बैंक रॉबर सेज टू द पुलिस ऑफिसर, इफ यू अग्री टू लेट मी गो, अगर तुम मुझे जाने देते हो, भागने देते हो, ठीक है, तो आई अग्री टू पे यू द हाफ ऑफ द रॉबरी अमाउंट। क्या हुआ, स्टीफलिंग द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, एज अ रिजल्ट वॉइड। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, मेंटेनेंस अग्रीमेंट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट।
जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है। अब डिस्प्यूट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत तरह से डिस्प्यूट करवाना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, गलत तरह से डिस्प्यूट करवाना और डिस्प्यूट को बढ़ावा देना वो गलत है। एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। उसका मतलब क्या हुआ, ए के पास उसके सामने अपील करने का, कंप्लेन करने का राइट है, लेकिन ए ऐसा नहीं कर रहा है। अब जब ये बात पता चलती है तो डी नाम का एक आदमी ए के पास आता है और बोलता है कि व्हाई डोंट यू फाइल अ केस अगेंस्ट द बी। वो ए को उकसाता है कि तुम बी के सामने केस क्यों नहीं करते। ठीक है, ए बोलता है मेरे पास ऐसा फालतू का पैसा भी नहीं है एंड आई डोंट हैव अ टाइम, मेरे पास टाइम भी नहीं है। डी बोलता है डोंट वरी, बी हैप्पी, आई विल पे यू द मनी फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द केस, और मेरा लॉयर है वो तुम्हारे लिए डिफेंड करेगा। अब डी क्या कर रहा है, डी ए को अननेसेसरीली हेल्प कर रहा है जहां उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि डी को बी से दुश्मनी करने का या बदला लेना है या दुश्मनी है, तो वो दुश्मनी या बदला लेने के लिए ए को मदद कर रहा है, बाकी डी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो व्हाट द डी इज डूइंग, टेक्निकली इट इज सेड that the D is maintaining the dispute between the A and B unnecessarily to assist to help the another person in maintaining the dispute is wrong। क्योंकि जितने डिस्प्यूट बढ़ते हैं गलत तरह से, उतने ही ज्यादा अपील और केसेस कोर्ट में फाइल होते हैं। जितने ज्यादा गलत कोर्ट में केसेस और अपील होते हैं, उतना ही जो सही अपील उसके पीछे होते हैं उनको वेट करना पड़ता है। कभी कभी उनको टाइम में न्याय नहीं मिलता है या तो बहुत देरी से मिलता है। दैट इज ऑल्सो नॉट द गुड। सो मेंटेनेंस अग्रीमेंट इज ऑल्सो नॉट अ गुड इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड देयरफॉर कंसिडर एज अ वॉइड। पॉइंट नंबर 6, चैम्पटरी अग्रीमेंट। जैसे हमने मेंटेनेंस अग्रीमेंट समझा वैसे ही चैम्पटरी अग्रीमेंट होता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स रिमेंबर, चैम्पटरी अग्रीमेंट इज द हायर वर्जन ऑफ द मेंटेनेंस अग्रीमेंट। ये मेंटेनेंस अग्रीमेंट का थोड़ा हायर वर्जन है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, अक्सर इट इज फॉर द पर्पज ऑफ अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। ए और बी के बीच में कोई जायदाद को लेके डिस्प्यूट है, ए और बी उसको कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू गो टू द कोर्ट। लेकिन डी यहाँ आके ए को बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, इफ आई पे द मनी टू फाइल अ केस अगेंस्ट द बी, विल यू पे मी द 20% ऑफ द शेयर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी। अगर तुम्हें कोर्ट वो प्रॉपर्टी देता है तो अगर तुम उसमें से 20% पार्ट मुझे दोगे। उसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के बीच में अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस और चैम्पटरी की, तो चैम्पटरी में आदमी अपना हिस्सा भी रखता है, ही कीप्स ही शेयर्स। ठीक है, एंड दैट इज अगेन विदाउट एनी इंटरेस्ट। हाँ, लेकिन दो ब्रदर है, एक ब्रदर किसी दूसरे ब्रदर को, अपने भैया को मदद कर रहा है क्योंकि उसके पास केस करने के लिए पैसा नहीं है। हियर वी कैन नॉट से आइदर अ मेंटेनेंस अग्रीमेंट और द चैम्पटरी, बिकॉज व्हेन यू आर इन द रिलेशन यू मे हेल्प योर रिलेटिव। तो यहाँ उसका इंटरेस्ट बनता है। मेंटेनेंस या चैम्पटरी का क्वेश्चन तभी आता है व्हेन द पर्सन इज इंक्रीजिंग द डिस्प्यूट और लिटिगेशन अननेसेसरीली वेयर ही डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, जहां उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7, एनी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग। एनी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग। आप कोई भी अग्रीमेंट करते हो जहां एग्रीमेंट में ऐसा लिखा गया है, कहा गया है कि आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो, जैसे कि ए एंड बी enter into the agreement. The agreement provides that neither party should go to the court
for any legal action. तो ये क्या हुआ? That is a violation of the fundamental right. ये जो fundamental right है हर एक इंसान के, उसका violation होता है, वो अधिकार का violation होता है, and that is against the public policy, therefore void. ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स द अग्रीमेंट, आप जैसे कभी अग्रीमेंट नहीं, बिल वगैरह पे, ये बहुत कॉमन है, बिल या वाउचर पे नीचे आपने पढ़ा होगा एक छोटा सा नोट लिखा होता है, सब्जेक्ट टू द नागपुर जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे रिस्ट्रिक्शन है, उसका मतलब ये है कि द कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल को वाउचर को क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये बिल या वाउचर के जरिए प्लेस ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट इज डिटरमाइंड इन एडवांस, तो दैट इज नॉट एनी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ ट्रेड, उसको हम रिस्ट्रेंट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दोनों पार्टी ने एग्री किया है कि अगर डिस्प्यूट होगा तो हम वहां पे केस फाइल करेंगे, ठीक है। ऐसा ही एक दूसरा है जिसको आप आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बोल सकते हो। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का मतलब है बोथ द पार्टी अग्री नॉट टू रिफर द डिस्प्यूट टू द कोर्ट, अगर डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। अब आर्बिट्रेटर आपके लिए नया शब्द है, मैं उसको थोड़ा इजी बना देता हूं। हम बोलते हैं ना कि मीडिएटर अपॉइंट किया है, थर्ड पार्टी जो कॉम्प्रोमाइज करवाएगा, तो आर्बिट्रेशन का मतलब है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज करना वो बुरी बात नहीं है, सही बात है। अगर दोनों पार्टी चाहती है कि आउट ऑफ अ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए तो देन इट इज अ बेस्ट, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो द वैलिड, वो वॉइड नहीं होगा। पॉइंट नंबर 8, एग्रीमेंट ओपोजिंग द ड्यूटी ऑफ द पर्सन। अब यहाँ दो तरह की ड्यूटी होती है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी और एक है सिंपल ड्यूटी। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी का मतलब होता है द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर को बोलते हो कि टेक दिस 10,000 रुपीज एंड इफ एनीवन कम्स टू यू फॉर मेकिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी, डोंट राइट द कंप्लेंट, मेरा कंप्लेंट मत लिखना, तो क्या हुआ, दिस इज अ अग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग द पर्सन टू परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। तो गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में होता है तो हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, ठीक है। और किसी और आदमी के बारे में होता है तो हम क्या बोलेंगे, फिफ्थ ड्यूटी। जैसे आप किसी एग्जामिनर को बोलते हैं कि आई विल गिव 10,000 रुपीज टू यू इफ यू अग्री टू गिव मी द क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड इन द सीपीटी एग्जाम। अगर तुम मुझे सीपीटी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो बताते हो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपीज दूंगा। तो अगर वो देता है तो अग्रीमेंट क्या हुआ, ये अग्रीमेंट क्या हुआ, इट इज अग्रीमेंट विच इज ओपोजिंग द ड्यूटी। जैसे किसी भी आदमी अपना फर्ज, अपना नौकरी, अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाएगा, और एंड व्हाट विल हैपन, इट इज नॉट इन द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, वो पब्लिक के फायदे में नहीं है। जो स्टूडेंट जिसने बहुत हार्ड वर्क किया है वो रैंक में पीछे चले जाएंगे, और जो एकदम आराम से जीने वाले हैं, कुछ मेहनत नहीं किया है, दे विल गेट द हायर मार्क्स। पॉइंट नंबर 9, एनी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द पेरेंटल राइट। पेरेंटल राइट का मतलब होता है माता पिता के अधिकार। अब माता पिता को, हर एक पेरेंट्स को अपने चाइल्ड के लिए अधिकार होता है। एवरी पर्सन, एवरी पेरेंट इज हैविंग अ राइट फॉर हिज और हर चाइल्ड। हर एक माता पिता का अपने बच्चे के ऊपर अधिकार है, ठीक है ना। व्हाट काइंड ऑफ राइट, राइट ऑफ अ कस्टडी, उसका मतलब बच्चा उसके पास रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई अग्रीमेंट ऐसा करता है जिससे बच्चे की कस्टडी उसके पास से छीन ली जाती है तो वो अग्रीमेंट सही नहीं है। शायद 2 दिन पहले आपने टीवी पे सुना होगा, वो एक स्लम डॉग मिलियनर की जो बच्ची कलाकार थी रूबीना, तो उसको बेचने का बिडिंग हुआ था एंड देयर वाज लॉट ऑफ बज। तो ये क्या है, इट इज अग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग द पेरेंटल राइट। अगर ऐसे कोई बच्चे को बेचा जाता है तो ये भी आपने टीवी पे देखा होगा कि पुलिस टेक द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड एंड अगेन गिव हिम
और गिव टू द पेरेंट्स। अगर उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं तो वो बच्चे को ऑर्फन हाउस में भेजा जाता है। एवरी पेरेंट इज हैविंग अ राइट अबाउट हिज चाइल्ड। एनी अग्रीमेंट विच टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम द पेरेंट्स इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर वॉइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, एनी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ मैरिज। कोई भी अग्रीमेंट जो आपको मैरिज, उसका मतलब है शादी, शादी करने के लिए मना कर रहा हो, वो अग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर द वॉइड। अब शादी करना, जैसे कि हम बोलते हैं ना, वी आर हैविंग अ राइट ऑफ फ्रीडम, हमें आजादी या आजाद होने का अधिकार है। दैट ऑल्सो इंक्लूड द राइट ऑफ द मैरिज विद द पर्सन ऑफ अ चॉइस। शादी करना ही उतना ही अधिकार नहीं है, लेकिन किसी मनपसंद व्यक्ति के साथ शादी कर सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि सामने वाला भी एग्री हो। आप अगर ऐसा बोलोगे कि मुझे ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, तो नहीं हो सकता है, ठीक है। सो एवरी पर्सन इज हैविंग अ राइट टू मैरी विद द पर्सन ऑफ हिज चॉइस। एनी अग्रीमेंट which restrain the person from marrying the particular person is avoid। हाँ, लेकिन माइनर होता है, माइनर का मतलब अब आपको पता है, जो माइनर होता है उसके लिए आप शादी के लिए मना करते हो, तो वो अग्रीमेंट कैसा है? वो अग्रीमेंट वैलिड है। क्यों? क्योंकि माइनर शादी नहीं कर सकता है, बाल विवाह, ठीक है ना, वो पॉसिबल नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे कभी कभी पूछ लेते हैं, आप जैसे होते हैं जो कभी कभी टीवी देखते हैं, कि सर वो बालिका वधू सीरियल तो आती है, ठीक है ना, आप देखिए, आप बालिका वधू देखते हो, उससे पहले एक डिस्क्लेमर आता है, वो कभी पढ़ते हो? आप जरूर ध्यान से पढ़ना। वो डिस्क्लेमर में लिखा होता है कि ये कहानी काल्पनिक है, उसका किसी वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, अगर लेना देना है तो भी हमें पता नहीं है, ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो आप पढ़ना, दैट इज इमेजिनेटरी एंड दैट इज नॉट इन अ रियल लाइफ। आगे बढ़ते हैं, ट्रैफिकिंग द पब्लिक ऑफिस। ट्रैफिकिंग द पब्लिक ऑफिस, एनी अग्रीमेंट ट्रैफिकिंग द पब्लिक ऑफिस इज ऑल्सो द वॉइड। अब ट्रैफिकिंग द पब्लिक ऑफिस का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पब्लिक ऑफिस के बाहर लंबी लंबी कतार करना, या तो ट्रैफिक करना, या तो हल्ला गुल्ला करना, या तो कोई तोड़फोड़ करना। ट्रैफिकिंग द पब्लिक ऑफिस का मतलब है परचेज द एनी पब्लिक ऑफिसर, किसी पब्लिक ऑफिसर को खरीदना, और परचेज द एनी टाइटल, टाइटल का मतलब है उसका जो डेजिग्नेशन है उसको खरीदना, या परचेज द एनी वोट, जैसे आप पढ़ते होंगे नोट के बदले वोट न्यूज़पेपर में। अगर कोई नेता बोलता है कि मैं तुम्हें 100 रुपीज दूंगा अगर तू मुझे वोट देगा, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, ट्रैफिकिंग द पब्लिक ऑफिस, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि मैं 20 लाख रुपए दूंगा अगर गवर्नमेंट मुझे पद्मश्री अवार्ड दे दे, तो वो भी क्या हुआ? ट्रैफिकिंग द पब्लिक ऑफिस, ठीक है। दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड देयरफॉर वॉइड। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मैरिज ब्रोकरेज। मैरिज ब्रोकरेज का मतलब होता है दहेज, डॉवरी। दहेज लेना और देना दोनों गुना है, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टेड। सब लोग अभी शादी करने को बाकी हो इसलिए बता रहा हूं, दहेज लेना और देना दोनों गुना है, ठीक है। तो इसलिए लेना भी मत और देना भी मत, बिकॉज इट क्रिएट द बर्डन ऑन द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स। वो क्या होता है? पेरेंट्स पे बर्डन बनता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड देयरफॉर वॉइड। एनी अग्रीमेंट which create the monopoly or reduce the competition or eliminate the competitor from a market is also against the public policy। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे कि मोनोपोली इज नॉट ए गुड बिकॉज इट एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर, जिससे कंज्यूमर को बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी तकलीफें होती है।
तो कोई भी एग्रीमेंट जहां मोनोपोली की बात की गई हो, जहां कंपटीशन रिड्यूस करने की बात की गई हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। जैसे कि ए और बी इकट्ठा होके अग्री हो रहे हैं कि वी विल kick out the C from the market, so then it is known as a void agreement. Any agreement in restraint of a trade. Any agreement in restraint of a trade. ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है, और ट्रेड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लाइक द बिजनेस, लाइक द वोकेशन, लाइक द प्रोफेशन, ठीक है। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिससे किसी भी व्यक्ति को आप मना कर रहे हो कि ये बिजनेस तू नहीं कर सकता है, तो दैट अग्रीमेंट इज अ वॉइड, बिकॉज एवरी पर्सन इज हैविंग अ राइट टू डू द बिजनेस ऑफ हिज चॉइस। हाँ, लेकिन बिजनेस सही होना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि नहीं नहीं मुझे स्मगलिंग का बिजनेस करना है, दैट इज नॉट अलाउड। एनी लॉफुल बिजनेस इज अलाउड, ठीक है। तो एनी अग्रीमेंट which prohibit the person from doing the any trade which is a lawful is considered as a void. यहाँ पे ये जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ ट्रेड, उसके बहुत सारे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए एक के बाद एक समझते हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, सेल ऑफ अ गुडविल। जब भी कोई भी आदमी गुडविल, आपको पता है गुडविल क्या है, अकाउंट्स में पढ़ते हो, जब भी कोई आदमी गुडविल बेचता है तो परचेजर सेलर के ऊपर कंडीशन रखता है कि तुम ये नाम यूज नहीं करोगे या ये बिजनेस नहीं करोगे, सो दैट इज अ वैलिड। देन एंड देन द परचेजर कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द गुडविल। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन कैसा है? वैलिड है, ठीक है। दूसरा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट में क्या होता है? जो फर्म के पार्टनर होते हैं उसको दूसरा कोई बिजनेस करने के लिए प्रोहिबिट किया जाता है कि जब तक तुम फर्म के पार्टनर हो तुम दूसरा कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है वो समझ लेते हैं। क्योंकि अगर फर्म का पार्टनर दूसरा कोई बिजनेस कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे और फर्म के बिजनेस पे कम ध्यान दे। तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, this kind of a restriction is also allowed under the Partnership Act. Point number 3. सर्विस अग्रीमेंट। सर्विस अग्रीमेंट को हम एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। यूजुअली आप जब कोई भी जॉब ज्वाइन करते हो तब कंपनी ये कंडीशन रखती है कि टिल द टाइम यू आर विथ अस, जब तक आप हमारे साथ जॉब करते हो, यू आर नॉट अलाउड टू डू द बिजनेस विद एनी अदर कंपनी। आप किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई भी बिजनेस या जॉब नहीं करोगे। अब ऐसा करने का बहुत सारा रीजन होता है। एक तो अगर एक आदमी को बहुत सारी अलग अलग जगहों पे जॉब करने का अलाउ किया गया तो इधर के ट्रेड सीक्रेट उधर जाएंगे और उधर के इधर आएंगे। सो टू प्रोटेक्ट दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज अलाउड। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन तब तक ही अलाउड है जब तक आदमी जॉब कर रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द पर्सन लेफ्ट द जॉब, जब वो आदमी जॉब छोड़ देता है, देन दिस इज नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्शन नंबर 4, सोल सेलिंग अग्रीमेंट। सोल का मतलब होता है वन। कोई एक ही आदमी, कोई एक ही एजेंसी जिसको आप पूरे रीजन में, एंटायर रीजन में सेलिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या तो ऑथोराइज कर रहे हो। ये अक्सर देखा गया है बिस्किट में, कार में। आप बोलते हो ना डिस्ट्रीब्यूटर है, एंटायर गुजरात का डिस्ट्रीब्यूटर, वेस्टर्न जोन का डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, पूरे बॉम्बे का डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एक आदमी को पूरे रीजन में कोई एक गुड्स बेचने के लिए ऑथोराइज किया जाता है। अब यहाँ पे उस पे कंडीशन रखी जाती है कि यू विल डील ओनली विथ आवर गुड,
तुम हमारा गुड्स ही बेचोगे एंड यू विल नॉट सेल द गुड्स ऑफ एनी अदर ब्रांड, किसी दूसरी कंपनी का गुड्स नहीं बेचोगे। ऐसा करने का लॉजिक ये है कि ही कैन फोकस ऑन द पर्टिकुलर ब्रांड, वो पूरे फोकस के साथ बिजनेस कर पाएगा एंड ही कैन प्रोवाइड द एफिशिएंट सर्विस टू द पब्लिक एट लार्ज। Any agreement, the exception number 5 and the last, any agreement between the member of a trade union or a member and the trade union, ट्रेड यूनियन ऐसा बोलेगा कि आज स्ट्राइक, आज कोई काम नहीं करेगा, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ ट्रेड। लेकिन जो आदमी ट्रेड यूनियन का मेंबर है उनको ट्रेड यूनियन की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। एंड द ट्रेड यूनियन हैज बीन गिवन दिस राइट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एज वेल एज द ट्रेड यूनियन एक्ट। तो ये अग्रीमेंट रिस्ट्रेन करते हैं, फिर भी कैसे है, ऑल आर द वेरी। मैं आशा करता हूं, आई डू होप दैट you have understood up to this level. Chapter number 1.6 and 1.7 is on, it is in the process, it is in a continuation. If you have not understood the any point, आपने अगर कुछ डाउट है या कुछ ठीक तरह से नहीं समझे हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड कीप सेंडिंग मी द SMS, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन है वो नंबर आप मुझे बताते रहिए, SMS करते रहिए, आपका नाम लिखिए और आपके सेंटर का भी नाम लिखिए। बाकी का हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।